नमस्कार दोस्तों। किशोर वाच के साहित्यकार से साक्षात्कार के पहले एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के एपिसोड में हम चर्चा कर रहे हैं पर्थ के जाने माने साहित्यकार श्री अभिषेक मिश्रा जी से। अभिषेक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद कुशल। तो अभिषेक जी, मैं तो आपको जानता हूँ, पिछले कुछ वर्षों से आपको जानने का अवसर मिला, आपकी रचनाओं को पढ़ने और उनको जानने का अवसर मिला, लेकिन हमारे दर्शकों को तो अपने बारे में बताएं, अपनी पृष्ठभूमि के बारे में एक संक्षिप्त परिचय दीजिए। जी, सभी श्रोताओं को अभिषेक मिश्रा का नमस्कार। मेरा नाम अभिषेक मिश्रा है, लेकिन मैं लिखने में कभी कभी पेन नेम कह लें कि ख्याल, तो अभिषेक मिश्रा ख्याल नाम से भी लिखता हूँ। मूलतः मैं लखनऊ से हूँ और शिक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में हुई। मेरा जो व्यवसाय है वो भी मैं रेलवे इंजीनियर हूँ, रेलवे सिग्नलिंग इंजीनियर। तो भारतीय रेल से शुरू करके कैरियर जो है वो पर्थ में यहाँ की रेलवे में काम करता हूँ। अभिषेक, एक जो इंटरेस्टिंग बात आपने कही, मैंने सोचा ये उचित रहेगा कि आप खुद ही अपना पढ़ने जो है तखल्लुस जो है उसको आप बताएं, अपने दर्शकों को इंट्रोड्यूस करें कि ख्याल का ख्याल कैसे आया। अब इसकी कोई वजह नहीं है और ज़्यादा कुछ सोचा समझा भी नहीं था। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कह सकते हैं आप कि ऐसे ही जो है कभी दिल में ख्याल आया कि ख्याल को पास में रखा जाए। और आपने बात कही है ख्याल की, तो कुछ आपको मैं बताऊं कि इत्तेफाक से जो मेरी अगली पुस्तक है जिस पे जो बहुत जल्दी ही प्रकाशन में आने वाली है, उसका नाम भी जो है वो लाख ख्यालों की कतरन है। ओके। तो ख्याल शब्द जुड़ा एक इत्तेफाक ही था, जस्ट एक ख्याल था जो ख्याल बन के साथ में रह गया। जी जी जी, जी। ख्याल ही है जो रह जाते हैं। जी बिल्कुल। बाकी तो आई थिंक हमारे जो ख्याल हैं वही एक तरह से कहीं ना कहीं हमारा परिचय, हमारा व्यक्तित्व बन जाता है और वही साहित्य बन जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे आपके ख्यालों की कतरन सुनने की, जानने की इच्छा है, जल्दी पूरी होगी, तो उसके लिए आपको अग्रिम रूप से बधाई। बहुत धन्यवाद। और जैसा आपने बताया कि आप इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हैं और उसके बाद आप भारतीय रेल में और अब यहाँ पर्थ में भी आप यहाँ के रेल प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं जी। तो ऐसे में एक अभियांत्रिकी के छात्र को कविताओं और साहित्य में कैसे शुरुआत हुई, कैसे इंटरेस्ट, कहाँ से आपका जुड़ाव हुआ? साहित्य का जुड़ाव कुशल जी अभियांत्रिकी की शुरुआत से काफ़ी पहले दरअसल हुआ। बाल्यावस्था में दरअसल घर में ज़्यादातर लोग, एक मुझे छोड़कर, साहित्य के विद्यार्थी थे। घर में किताबें काफ़ी रहती थी और सबसे अच्छी बात यह है कि तब मोबाइल नहीं थे। जी, और टीवी भी जो है वो उसमें केवल इतवार की शाम को फिल्म आती थी। तो बाकी समय मनोरंजन के लिए या तो आप बाहर निकल कर खेलिए वरना किताबें पढ़िए। तो इत्तेफाक से किताब वही जो आपके आसपास हो और वही पढ़ी जाती है। तो उस समय शुरुआत कहानियों से हुई। तो प्रेमचंद्र की कहानियाँ पढ़ने का शौक़ पड़ा। फिर धीरे धीरे एकांकी पढ़ने शुरू किए। तो कुछ तो जो हमारे सब्जेक्ट में रहते थे, हमारे यहाँ जो हम लोग किताबों में अपने गद्य संकलन और रंग भारती है पढ़ते थे उसमें, और साथ में जो हमारे घर में हमसे वयस्क थे उनकी किताबें पढ़ लेते थे। तो बड़ा अच्छा लगता था कि आगे की क्लास की किताब पढ़ी गई और ये पता नहीं चला कि वो धीरे धीरे जो है वो एक कहानियाँ, वो एक असर बन के अंदर समाती चली गई। और वही शायद कुछ 9वीं या 10वीं के आसपास जो है कभी पता चला कि वो ख्याल जो है, वो कहानियाँ और कविताएं जो पढ़ते थे, जो उपन्यास पढ़ लेते थे, वो अंदर धीरे धीरे कुछ पकने लगी, कुछ विचारों को पकाने लगी और तब से फिर अपनी कलम से कुछ निकला। तो यात्रा वहाँ से शुरू हुई। फिर इंजीनियरिंग जुड़ गई क्योंकि वो एक व्यवसाय तो चुनना ही था। तो जो हमारे समाज की व्यवस्था है कि पहले पेट भरने की व्यवस्था करिए और पहचान की बात करिए, तो वो जुड़ गई। मध्यम श्रेणी परिवार में आप इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, इन्हीं की बात होती है। लेखक बनने के लिए अभी तो थोड़ा सा समय मुझे लगता है जब लोग कहेंगे आप लेखक बनिए। तो थोड़ा उस समय एक डिस्ट्रैक्शन सा हुआ कुछ समय तक। पढ़ाई का जब बढ़ा और नौकरी की शुरुआत हुई भारतीय रेल सेवा में,
मगर जब वापस धीरे धीरे, कहते हैं रेल की भाषा में, कि गाड़ी पटरी पे अपने आप अपनी गति से चलने लगी, तो साहित्य की वो जो एक साहित्य के साथ जुड़ाव था वो कहीं वापस आने लगा धीरे धीरे। तो और फिर से वापस साहित्य के पास पहुंच गया। ये तो बहुत ही रोचक यात्रा रही है आपकी। तो आप क्या, अगर मैं आपको दो विकल्प दूं तो आप अपने आप को एक्सीडेंटल लेखक मानेंगे या आप एक्सीडेंटल इंजीनियर मानेंगे? बेसिकली एक्सीडेंटल तो मैं नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा कि ज़रूरत ने इंजीनियर बना दिया और शौक ने लेखक बना दिया। चलिए, ये भी अच्छा तरीका है, ये भी अच्छा तरीका है बात करने का। नहीं तो मैं बिल्कुल आपकी बातों से एक राय रखता हूँ, क्योंकि मेरे साथ भी शायद बचपन में ऐसा ही रहा कि आसपास किताबें थी और कुछ लोगों को पढ़ने का शौक था घर में, और उसके अलावा एक संयुक्त परिवार में आप हर आयु वर्ग के लोग आपके आसपास थे। तो मुझे भी याद है कि मैं जब कक्षा 5 में था उस समय मैंने जो भी BA और MA तक में जो हिंदी की किताबें थी वो मैंने सारी पढ़ ली थी, सारी क्लासेस की, थैंक्स टू ऑल जितने भी मेरे आसपास के लोग थे उनकी वजह से। और वहीं से शायद शुरुआत हुई इस तरह के साहित्य की। तो आपको इस मनोरंजक और ज्ञानवर्धक यात्रा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा आपने कहा कि आपने इतने बचपन से पढ़ना शुरू किया और उसके बाद लिखना शुरू किया, तो जब भी आप, और आपने एक प्रेमचंद जी का नाम पहले ही लिया कहानियों के बारे में, कोई आपके जो पसंदीदा लेखक या कथाकार या कवि रहे हों जिन्होंने आपको, आपके लेखन को प्रभावित किया हो या आपके साहित्य में रुचि को प्रभावित किया हो, वो हमारे दर्शकों से या सुनने वालों से शेयर करेंगे प्लीज़? जैसे आपने कहा प्रेमचंद, तो कुछ ऐसा इत्तेफाक हुआ कि प्रेमचंद से ही मैंने जो साहित्य में रुचि या सबसे पहले पढ़ने का मौका मिला। और शायद यह भी वजह थी कि उनकी कहानियाँ हम लोगों के स्कूल के करिकुलम में ईदगाह और चिमटा ये चलती थी। तो जब उनकी किताबें मिलती थी तो उसी तरह की और कहानियाँ पढ़ते पढ़ते फिर उनके उपन्यास पता नहीं कितने पढ़ डाले। और फिर फणीश्वर नाथ रेणु जी जो बहुत कुछ उसी तरह की शैली में लेकिन बिहार की पृष्ठभूमि में लिखते थे। पृष्ठभूमि थोड़ा अलग थी। तो जो मेरी जैसे मेरी कहानियों में एक कहानी, एक संकलन भी मेरा प्रकाशित हुआ था जिसमें कुछ कहानियाँ मैंने लिखी थी। और एक कहानी मैंने लिखी उसमें महानगर एक्सटेंशन, वो एक किसी और हमारे यहाँ के पर्थ के लेखक है, उनके संकलित संपादन में हुआ। उसको मेरे पिताजी पढ़ रहे थे। अच्छा। तो एक दिन उन्होंने जब पूरी पढ़ ली, और मैं उस समय इत्तेफाक से छुट्टियों में इंडिया गया हुआ था, उन्होंने पूरी पढ़ने के बाद उन्होंने मुझसे कहा बहुत कुछ प्रेमचंद की कॉपी करते हो। तो मुझे लगा कि चलिए कॉपी ही सही, कम से कम कहीं उनका एक जो उनकी छवि है उनसे जो मैंने जो उनको पढ़ा जितना, वो अगर कलम के किसी एक पंक्ति में भी मुझे अगर मैं उसको उतार पाया तो मुझे लगा कि चलिए मेरे लिए यही बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है। बिल्कुल बिल्कुल। तो कहानियों में कहीं ना कहीं मैं अभी भी जब लिखने की कोशिश करता हूँ तो वापस उसी दिशा में चला जाता हूँ। और जहाँ तक कविताओं का सवाल है तो कविताओं का तो ऐसा रहा कि जो मैंने पहले तो महादेवी वर्मा और जयशंकर प्रसाद इनको पढ़ता था स्कूल में, जो कि हमारे करिकुलम का हिस्सा रहती थी। लेकिन उसके बाद जब ये मोबाइल से थोड़ा साक्षात्कार हुआ तो उर्दू पोइट्री सुनने का शौक़ लगा। तो बशीर बद्र, राहत इंदौरी और ऑफ कोर्स हमारे जगजीत सिंह जी ने गालिब को तो बहुत ही प्रसिद्ध किया। तो उनकी जो शायरी थी, जो गज़लें थीं, तो वो सब कुछ कहीं मिला जुला एक असर जो शायद आपको लगे मेरी किताबों में, मेरी जो कविताओं में, कि उसमें भाषा जो है वो कभी हिंदी है तो कभी हिंदुस्तानी है, कभी थोड़ी सी उर्दू ज़्यादा है। तो बिल्कुल बिल्कुल किसी एक लेखक का नाम लूँगा तो शायद मुझे लगता है कि आप बात करते करते कोई अपने एक बहुत ही अजीज शायर को भूल रहे हैं जी, जिनका जिक्र आपने अभी तक नहीं किया। इलाया जी की बात कर जी 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 बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल बिल्कुल। तो इसीलिए मैंने कहा कि अगर किसी एक का नाम लूँगा तो बहुत और लोगों की तरफ के लिए मैं गुस्ताखी करूँगा शायद, उनकी से जितना सीखा है उन्हें सुन के, उन्हें पढ़ के। तो एक सफ़र था, चलता रहा जैसे जैसे चल रहा है। अभी भी नए नए लेखकों और साहित्यकारों की किताबें पढ़ने को मिलती हैं तो
कुछ का बहुत असर हो जाता है, कुछ से थोड़ा सीख लेता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी। और इसके साथ ही अगला सवाल है आपके लिए, या आपने जिनसे कैसे आपकी रचना की शुरुआत हुई और किन किन लोगों ने आपके लेखन को या आपके साहित्य में रुचि को प्रभावित किया, वो आपने बताया। और आप अपने आप में भी काफ़ी इस्टेब्लिश्ड साहित्यकार हैं और आपके अब तक 3 किताबें पब्लिश हो चुकी हैं। जी, दो कविताओं के 2 काव्य संकलन, एक है, कहानी संग्रह एक है, कहानी संग्रह है, और एक और चौथा भी आने वाली है। हाँ, एक काव्य संग्रह। और मैं इन सब संकलनों की गिनती नहीं कर रहा हूँ जिसमें कि आपने कंट्रीब्यूट किया या आपकी रचनाएं जिनमें छप चुकी हैं, वो ये आपके ओपल पब्लिश्ड है। हाँ, बाकी कभी कुछ मैगजीन्स में। तो आपकी जो सबसे पहला आपका काव्य संकलन था, उसके बारे में पहले तो आप तीनों के नाम बताएं और उसके बाद फिर एक एक करके हम उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो पहली किताब थी, उसका नाम था जिंदगी काफ़ी है, काव्य संग्रह था जी। फिर उसके बाद एक और काव्य संग्रह जो उसमें कुछ कविताएं, कुछ नज़में जो प्रकाशित हुई, उसका नाम था रात मिली कल। फिर कुछ मुझे लगता है 1 साल या 2 साल पहले पहला कहानी संग्रह प्रकाशित हुआ जिसका नाम था जिंदगी प्राइवेट लिमिटेड। समहाउ ये शब्द जिंदगी जो है ये जुड़ा ही रहता है। और जैसा मैंने पहले कहा था कि अभी अगला काव्य संग्रह जिस पर काम कर रहा हूँ, लगभग प्रकाशन पूरा वो लाख ख्यालों की कतरन। उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई एक बार फिर से। लेकिन जैसा आपने कहा जिंदगी प्राइवेट लिमिटेड, तो आई थिंक हम सभी चाहते हैं कि जिंदगी हमारी प्राइवेट तो है लेकिन अनलिमिटेड हो, है ना। जीवन तो अनलिमिटेड होना चाहिए। सब हम उसी एक स्वप्न को साकार करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपके पहले काव्य संग्रह के तरफ मैं आता हूँ, जिसका नाम था जिंदगी काफ़ी है। तो जहाँ आपने पहले ही रचना में आपने कह दिया कि जिंदगी काफ़ी है, तो ऐसा लगता है कि आदमी जो है एक जीवन के अंत में पहुँच गया, उसने काफ़ी जीवन जी लिया, या उसने कह रहा है कि जीवन काफ़ी है, या उसको ऐसा लगा कि शायद कॉफ़ी से ज़्यादा प्रेम है। तो जीवन काफ़ी है के बारे में आपके एक लेखक की हैसियत से आपने क्या सोचा, किस तरह की रचनाएं आपने उसमें शामिल की, उसके बारे में हमारे सुनने वालों को बताइए। आपने कॉफ़ी की बात की तो मैं बताऊं, मेरी उस किताब में एक कविता जरूर थी कि अब की दफ़ा सुबह की पहली चाय शामिल हो, तो कॉफ़ी नहीं पर चाय पर एक कविता। मेरी एक पसंदीदा कविता है वो, मैंने आई थिंक आपसे एक बार कभी रिक्वेस्ट करके सुनी भी है। और वाकई की पहली गर्म जो चाय की चाली होती है, स्पेशली सर्दी के दिनों में, जो आजकल हम पर्थ में देख रहे हैं जी। तो उसकी दरअसल ऐसा शुरुआत का मतलब उस किताब के बारे में अगर कहूँ तो उसके पहले भी लिखता रहता था। कुछ कविताएं थीं कहीं किसी फुटनोट में, किसी पन्ने में, कभी किसी मोबाइल के मैसेज में पड़ी रहती थी। और फिर कहीं मित्रों के बीच में बैठ के एक दिन ये प्रेरणा मिली कि भाई इसे लिखा जाए। पत्नी ने भी कहा कि लिखा जाए, हमने कहा चलिए। तो उनका बड़ा योगदान उनका रहा, जो सब कुछ जोड़ लिया जाए, सब कुछ लिखा तो है, बट हाँ, उसको एक पुस्तक का रूप दिया जाए। तो नाम उसका ज़िंदगी काफ़ी है, वो भी एक इत्तेफाक ही था कि हमारी पुत्री ने बड़े आराम से बैठी हुई थी और हमने कहा कि भाई क्या हो रहा है। बोले कुछ नहीं, हम बस ज़िंदगी है काफ़ी है। तो मुझे वहीं से ये नाम जो है थोड़ा सा हिट किया, तो किताब का नाम भी मैंने ज़िंदगी काफ़ी है वहीं से निकला। लेकिन उस किताब के में भी जो कविताएं मैंने लिखी थी वो उस किताब के लिए नहीं लिखी थी, वो कविताएं लिखी थी फिर किताब बन गई। बराबर। तो वो जो हमारे आसपास होता रहता है उसी का एक कुछ ट्रिगर करता था। जैसे एक निर्भय कांड हुआ था हमारे देश में, बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण। तो वो जब उस घटना को वो दिमाग में पकती रहती थी और उससे एक कविता निकली थी निर्भय, कि तुम मुझको निर्भय मत कहना, तुमने यदि नियत करी मेरी, मुझको तेरे भय में रहना। तो अपनी कुत्सित जिह्वा से तुम मुझको निर्भय मत कहना। तो जो चारों तरफ चल रहा था, बाजार में खोया है शहर ढूंढ रहा हूँ, अब तक यहीं कहीं था ये वो घर ढूंढ रहा। सीता की रक्षा कैसे हो। काफ़ी कविताएं अलग अलग जिनके विचार अलग थे, कोई वजह है उसको लिखने की अलग थी, लेकिन सारी अपने आसपास जो ज़िंदगी चल रही है उसी के आसपास होती घटनाओं को कहीं समेट के उसको एक कुछ शब्दों में बांधने की कोशिश थी। तो लगा कि इतने सालों में जो देख रहे थे और वो कविताएं उन्हीं अनुभवों का एक सारांश थी, उन्हीं का एक छोटा सा प्रतिबिंब थी। इसी से वो मुझे लगा कि यह नाम किताब का जो है वो
काफ़ी रेलेवेंट लगा मुझे, तो वहीं से ये ज़िंदगी काफ़ी है। नहीं, वैसे भी अक्सर देखा जाता है अगर काव्य संग्रह है तो आप अलग अलग तरह की उसमें जितनी भी आपकी रचनाएं हैं उनको करते हैं, क्योंकि एक ही विषय पे तो सारी कविताएं लिखी नहीं जा सकती। लेकिन हाँ, ये कि उसमें से जो एक मूलभूत रूप से आपको जो आपके हृदय तक पहुंचेगी, ऐसी जो आपकी कृति होती है आप उसको चुनते हैं उसका शीर्षक रखने के लिए, तो वाकई अच्छा, काफ़ी दिलचस्प टाइटल और उसकी ही दिलचस्प सारी कविताएं उसमें। मैंने तो खुद पढ़ा है उसको, तो इसलिए मैं कह सकता हूँ उसके बारे में। अब हम बात करते हैं उससे आगे आपके दूसरे काव्य संग्रह की, जिसका नाम था रात मिली कल। जी। तो इसके बारे में दर्शकों को, वहाँ सुनने वालों को बताएं कि पिछले काव्य संग्रह जब आप, एक तो आपका आ ही चुका था, उसके बाद फिर आपने उसके भी बहुत, आई थिंक दोनों के बीच में अंतराल जो है काफ़ी कम है। हाँ, एक तो इतने अंतराल में आपने कैसे आपके लेखन में, आपकी सोच में कुछ परिवर्तन आया है, या किस तरह की सामग्री आपने इस काव्य संग्रह में जुटाई? जी। तो जैसा आपने कहा कि वो दोनों के बीच में समय बहुत ज़्यादा नहीं था, 1.5 साल का था, तो ऐसा कुछ नहीं था कि अगली किताब करनी है। मगर जब पहली पुस्तक के प्रकाशन की बात आई तो कहीं ना कहीं लिखना जो है वो एक रूटीन की तरह वो एक हिस्सा बन गया दिन की, जो दिनचर्या थी। और थोड़ी सी दुनिया भी तब से बदल गई थी थोड़ा सा। मैंने, जैसे मैं पहले शायद लिखता था बम्बई से, मैंने शुरू किया और फिर मैं शारजा रहा, थोड़ा लंदन में रहा, फिर पर्थ आ गया। शुरू के थोड़े साल थे जो नई जगह पे सेटल होने में लगते हैं, फिर चीज़ें धीरे धीरे स्थायी होने लगती हैं। तो ये दूसरी किताब में थोड़ा सा स्थायित्व तो दिखा उनमें, अगर आपको दिखेगा कुछ विचार थोड़े, हर समय जो यथार्थ चारों तरफ घूम रहा है उससे कुछ हट के थोड़ी कल्पनाएं ना, कुछ जो सॉफ्ट फीलिंग्स जिनको कहते हैं हमारे मन की होती हैं। कभी थोड़ी सी फिलॉसफी आ गई, जैसे उसमें एक लाइन थी कि गलत फहमी में जो गुजरी कि दुनिया जीत ली हमने, किसी कोल्हू के चक्के को घुमाते बीत जानी थी, मेरी छोटी सी मुट्ठी में फ़कत यादें पुरानी थी। तो थोड़ी सी फिलोसॉफिकल कविताएं और कुछ एब्स्ट्रैक्ट थॉट्स भी उसमें आए, जैसे मिली कल जो उसका शब्द था मुझे वो बड़ी अच्छी लगी थी। ऐसे ही एक उसकी लाइनें इत्तेफाक से याद नहीं है, बात करते रहे, हम याद आ जाए तो बीच में सुना दीजिएगा जी। उसमें उसका थॉट ये था कि एक रात है जो धीरे धीरे गहरी हो रही है और वो अपने बारे में बता रही है कि कतरा कतरा सन्नाटे को घिसती थी। मैं शब्द भी भूल रहा हूँ इस समय उसके, कोई बात नहीं, कि और वो मैसेज देती है बाद में आखिरी पंक्तियों में कि कहती थी कल पूनम का चांद मिलेगा, क्योंकि वो अंधियारी थी रात, पॉजिटिव उस पे नोट पे वो ख़त्म होती है। तो इस तरह की कविताएं, तो वो रात मिली कल में काफ़ी थोड़े फिलोसफिकल कविताएं आपको मिलेंगी, थोड़ी सी जो हल्के भावों की कविताएं। हल्के से मेरा मतलब है जो हम लोग डे टू डे, जैसे एक पुत्री है हमारी, तो कई बार उसकी हरकतें, उसके बचपन की हरकतों से लेके, तो उनसे कुछ कविताएं लिखता था कभी, तो उसमें उस तरह की कविताएं कि मैं राजा वह राजकुमारी, कि वो उसको जो मुझे लगता है देख के, वो हमेशा जैसे बच्चों के लिए पिता जो है वो बहुत कोई ऑल पावरफुल टाइप के होते हैं, तो एक कविता वहाँ से निकली हुई थी। और एक प्लस वो धीरे धीरे उसको बढ़ते देखता था, तो जैसे छोटे बच्चे हैं वो हमेशा आपकी गोद में चढ़ जाते हैं, धीरे धीरे वो बड़े हो जाते हैं, फिर वो गोद में नहीं चढ़ते हैं। तो एक वहाँ पे एक कविता थी उसमें कि ये आँखें हर रोज़ बताने को आती हैं, मन के दर्पण को समझाने को आती हैं, कि आंगन में दिन रात फुदकती जो चिड़िया थी बड़ी हो गई है जो कल छोटी गुड़िया थी। और उस यात्रा को, कि पहले कूद कर चढ़ जाती थी, लेकिन अब अगर वो कुर्सी पे सो जाती है तो मैं उसको उठा के उसके बिस्तर पे नहीं। और उसमें उस कविता का जो अंत होता है वहाँ पर कि आँखों की खातिर वो बड़ी हुई है, मैं उसको हाथों में थामे वहीं खड़ा हूँ जब पहली बार अस्पताल में उसे गोद में उठाया था, कि आँखों की खातिर वो बड़ी हो गई है, लेकिन मेरे लिए वो अभी मैं वहीं पे रुका हुआ हूँ तो बड़ी नहीं हो रही है। इसलिए नहीं, वो तो आई थिंक पिता और पुत्री के रिश्ते को परिभाषित करते हुए काफ़ी हृदय स्पर्शी कविता है। और हमारे जिन पाठकों ने उसको पढ़ा है उस वाकई सभी को उसने प्रभावित किया। तो एक तरह से देखा जाए तो आपका जो
दूसरे काव्य संग्रह में आपने जो पिछला एक डेढ़ साल का समय लिया, हालांकि कवि की जो कल्पना है वो तो कहीं भी जा सकती है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि वो हमेशा यथार्थ से जुड़कर ही लिखेगा, लेकिन आप फिर भी ये कह सकते हैं कि एक छोटा सा एक स्नैपशॉट है कि आप एक परिवेश में रहते हुए, एक देश में रहते हुए, और फिर वहाँ से आप शायद अपने जीवन को पीछे देख भी रहे हैं और जीवन में जो परिवर्तन आ रहे हैं उनको सामने रखते हुए आपकी कृतियाँ उसमें ज़्यादा निखर कर नजर आई। तो बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी। इसके बाद आपकी कथा संग्रह की वो जो थोड़ा सा चौंकाने वाली बात थी कि आपकी कविताओं के लिए आप जाने जाते हैं, और उतनी ही खूबसूरती से, उतनी ही अच्छी तरह से आपने जो है कहानी संग्रह भी प्रकाशित किया जिसमें काफ़ी दिलचस्प कहानियाँ थी। तो जिंदगी प्राइवेट लिमिटेड के बारे में बताइए, और ये फिर अगेन आपका जो है आई थिंक पहली कविता के पहले काव्य संग्रह के प्रकाशन के बाद से आपको शायद जो आपका बैकलॉग था वो बहुत जल्दी क्लियर होता गया, और आपके पास नए मटेरियल के लिए आपका काफ़ी सारा नया मटेरियल आता गया कि आपने होगा कि 2 या 3 वर्षों के अंतराल में आपका जो है तीसरी पुस्तक आ गई, और अभी जो है चौथी आने की तैयारी में है। तो थोड़ा सा एक तीसरी कहानी संग्रह के बारे में और कैसे इतनी जल्दी लिखे, इस पे टिप दीजिए हमारे सुनने वालों को। तो कहानी संग्रह का तो कुछ ऐसा हुआ कि बेसिकली उस कहानी संग्रह की बात ये थी, प्राइवेट लिमिटेड मैंने इसलिए कहा कि उसकी कहानियां जो हैं वो शहरी जो आजकल जीवन है उससे जुड़ी हुई हैं। तो कहानियां हमारे आसपास हर समय रहती हैं, हर वो इंसान जिससे हम बात करते हैं जुड़े हुए हैं उसकी एक कहानी है। तो उन्हीं का प्रतिबिंब है वो किताब। तो तमाम तरह की आयरनीज जो हम लोगों के आसपास होती रहती हैं, जैसे उसमें कई कहानियां हैं जो आजकल जो हमारे यहाँ प्रोफेशनल्स जो होते हैं कि वो इंजीनियरिंग या जो भी पढ़ाई करके फिर एक नौकरी करी, और जो एक परिभाषा बना दी गई जीवन की कि आप सेटल हो गए, कि आपके पास अब 4 बेडरूम का मकान है, एक गाड़ी है, और आपके पास पैसे हैं, आप सेटल हो गए। और फिर वो एक समय होता है कि थोड़े दिनों के बाद एक खालीपन आके आपको याद दिलाता है कि यहाँ ख़त्म नहीं हुआ है। लेकिन वो ऐसा समय होता है कि उसके बाद आप सोचते हैं ख़त्म नहीं हुआ तो अब क्या करना है, क्योंकि समय तो बहुत है, अभी तो आपकी अवस्था 35 या 40 है। और फिर जो उस शहरी मिडिल क्लास की या उन प्रोफेशनल्स के दिमाग में जो चलता है उससे कुछ कहानियाँ निकली। जैसे एक मी टाइम कहानी उसमें लिखी है कि एक आदमी है जिसको लगता है कि मैं तो अपने लिए कुछ कर ही नहीं रहा हूँ, दिन भर ऑफिस का काम करता हूँ, कुछ पैसे मिलते हैं, कर्ज निकलते हैं उसके बाद, लेकिन मैं कहाँ हूँ, मैं तो पहले गाने गाता था, ये खेलता था, वो खेल, फिर वो कैसे अपनी तलाश कर रहा है। कुछ इस तरह की कहानियाँ उसमें निकली। ऑनलाइन जो आजकल हर चीज़ ऑनलाइन होती जा रही है कि हम लोग दूर हो गए हैं लेकिन ऑनलाइन रिश्ते मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, उन्हें संभालने की। तो उनमें जो कहाँ पर कहीं एक दर्द होता है, कहीं पे एक खुशी होती है, तो वैसी कुछ कहानियाँ निकली कि जो दूर रहकर हमें तकलीफ़ देती हैं। कई बार कुछ कहानियाँ निकली कि जहाँ अगर आप दूर हैं तो उसका एक मतलब सामने वाला कुछ और निकालता है। आपकी विवशताओं का अर्थ हर आदमी के लिए अलग है, और कई बार बहुतों के लिए आपकी विवशताएं नहीं हैं, आपका शौक है। तो कुछ कहानियाँ वहाँ से निकली। बाकी 1-2 कहानियाँ जो आजकल रिश्तों की नई परिभाषा है, जैसे हमारे यहाँ जो शादी विवाह है उसका एक तरीका समय के साथ जैसे बदलता गया, लोगों की अपेक्षाएं बदलती चली गई, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, उसमें कुछ कैसे वो उनको कहीं कहीं पर प्रतिबिंबित करने का प्रयास किया मैंने। तो वो जो कहानियाँ थी उसकी ज़िंदगी प्राइवेट लिमिटेड की, वो प्राइवेट लिमिटेड वर्ड इसीलिए उस शब्द का इस्तेमाल उसमें मैंने किया था उसके नाम में, क्योंकि वो कहानियाँ जो आजकल शहर के प्रोफेशनल वर्किंग क्लास की ज़िंदगी के इर्द गिर्द घूमती हुई कहानियाँ हैं। वो ऑफिस में पीआर की अपने अप्रेजल की जद्दोजहद होती है, तो एक कहानी है अप्रेजल। तो क्या ये कहना ठीक होगा कि आपके कविता संग्रह से होते हुए जब आपने कहानी संग्रह की ओर प्रवेश किया तो आपने अपने आप को थोड़ा सा पीछे रख के अपने आसपास के वातावरण को, समाज को, आपके जो व्यावसायिक जो आजू बाजू के लोग हैं उनके लेकर उनके दिशा में ज़्यादा ऑब्जर्व करके आपने लिखा? हाँ, आप कह सकते हैं, क्योंकि मतलब मुझे लगता है कभी कभी कि कविताएं लिखने के लिए जो आसपास हो रहा था वो पहले अंदर गया और कविता अंदर देख कर लिखी गई। हाँ,
कहानियां ये थोड़ा आपका पीछे बैठा और जो सामने हो रहा बाहर था जो उसको बाहर देख कर लिखी। तो शायद एक ये है मूलभूत, मैं कहूँगा कि जो अंतर है दोनों में, कहानियों की किताब और जो कविताओं में था। तो कविताएं लिखते समय आप रियर व्यू मिरर चेक कर रहे थे जी जी और कहानियां लिखते समय आप विंड स्क्रीन से नजारा विंड देख रहे थे स्क्रीन से सामने देख रहे थे आप, कह और शायद सकते हैं। रूफटॉप भी थोड़ा खोल लिया था ताकि हवा अच्छे से आती रहे। तो जी बिल्कुल कुशल जी। नहीं बिल्कुल बिल्कुल आपके एक मुझे ऐसा लगता है कि चूंकि मैं कविताएं लिखता हूँ तो कहानी लिखना एक थोड़ा सा अलग है, क्योंकि उसमें आपको अलग तरह से चीज़ों को बयान करना पड़ता है, या एक अलविदा भी एक अलग है। जो कहाँ कविता में आप बहुत कुछ संक्षिप्त में आप जो होता है वो कह देते हैं, जबकि कहानी में ऐसा है कि शायद आपको उस तरह से लिखना पड़ता है कि जहाँ पढ़ने वाला उसको पूरी तरह से समझ सके। उसमें आपको बहुत कुछ छुपा के इंगित नहीं करना है, हालांकि उस तरह से भी कर सकते हैं हम गद्य में। जी जी। लेकिन दोनों अलग अलग विधाएं हैं और दोनों को आपने बहुत ही माहिर रूप से आगे बढ़ाया है। तो आप ऐसे ही आगे लिखते रहें, ऐसी हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और जैसे आपने कहा कि आपकी चौथी पुस्तक जो है 1000 ख्यालों की कतरन, लाख ख्यालों जी जी। अरे मैं माफ़ कीजिएगा, मैंने लाखों से 1000 पे कह दिया। मैं तो कहूँगा कि करोड़ों ख्याल की कतरन बने तो अच्छी बात है। और उसमें कब तक आपको लगता है कि लगभग पूरा हो गया है? शायद आपको जल्द ही आपको शायद उसकी कुछ सूचना जो है पुस्तक भी शायद आपके हाथों तक मैं पहुंचा। बिल्कुल 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 हम सभी लोग लाइन अप कर रहे हैं आपके अगली रचना को पढ़ने के लिए। और आपको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। आपका लेखन इसी तरह आगे बढ़ता रहे और आप साहित्य की और विधाओं में भी अपना हाथ आजमाएं। आज इस पॉडकास्ट की तो शुरुआत हम कर ही रहे हैं, तो इसी के साथ और भविष्य में भी आपसे इसी तरह चर्चा करते रहेंगे, क्योंकि आपकी जो कृतियाँ, आपकी जो कहानियों कविताओं की हमने बात की, आज हम सभी को पूरा न्याय नहीं दे पाए क्योंकि ये पहला संक्षिप्त चर्चा थी। लेकिन भविष्य में चाहे तो एक थोड़ा तैयारी के साथ अपने मटेरियल साथ में लेकर के हम उस पर और चर्चा कर सकते हैं। तो अपने दर्शकों के लिए हम अगले एपिसोड में फिर से किसी एक नए साहित्यकार के साथ उपलब्ध होंगे। तब तक के लिए अभिषेक जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार इस एपिसोड को सुनने के लिए। जी बहुत धन्यवाद कुशल जी आपका, जो आपने इस पहले एपिसोड में मुझे जैसे साधारण लेखक को एक स्थान दिया। और मुझे आशा है कि आप एक बहुत ही प्रतिष्ठित कवि हैं, तो मैं आशा करूंगा कि एक दिन आपको भी सुनने को, आपके बारे में और जानने का, और हमारे दर्शकों और श्रोताओं को आपके बारे में भी जानने का मौका मिले। और बहुत धन्यवाद सुनने वालों का, बहुत धन्यवाद कुशल जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी। हम सभी साधारण हैं, बट हमारे जो काम है, हमारी जो कृतियाँ हैं, हमारा जो लेखन है, वो कहीं ना कहीं हमें शायद असाधारण बनाता है और ऐसा ही असाधारण बने रहे, इसी इच्छा के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू।